हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मिस्टर्स वेक्टर्स फूड के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको मिस्टर्स वेक्टर्स फूड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। और उसके अंदर अगर हम देखेंगे क्रेमिका ये जो ब्रांड है, इसके अंदर में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इंग्लिश ओवन ब्रांड, तो इसके नाम पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है। तो देखिए, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी अभी एक तरीके से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अगर रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1000 करोड़ का ये कंपनी पूरे साल का रेवेन्यू अभी जनरेट कर रही है। लेकिन अभी देखा जाए तो एक एफएमसीजी के कंपैरिजन में अभी भी छोटे से लेवल पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 50 से 60 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर रही है। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 से 6% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें कंपनी के नज़र आ रहे हैं। तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब एकदम जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस होते हैं वो एकदम कम होते हैं तो इनके जो बिजनेस होता है तब इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है। लेकिन जब रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं, जैसे अगर आप देखोगे जो पाम ऑयल के प्राइसेस हैं, जो इनके ब्रेड के प्राइसेस हैं, वो जब लगातार बढ़ रहे होते हैं तो ये कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मार्जिन का प्रेशर आ जाता है। क्योंकि ये जो छोटी कंपनीज है, जो छोटे लेवल पे काम कर रही होती है, जिनका मार्केट शेयर इतना अच्छा नहीं होता है, तो वो सीधा कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करेंगे तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है। जैसे कि अगर आप देखोगे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो वो यहाँ पे अपने प्राइसेस इतने ज़्यादा पास ऑन नहीं करते हैं और वहाँ पे उनका मार्केट भी बना हुआ रहता है। तो अगर हम पिछले 5 से 6 महीने या फिर पिछले 1 साल से अगर हम बात करेंगे, जो इन्फ्लेशन प्रेशर यहाँ पे रहा है उसकी वजह से कंपनी के ऊपर मार्जिन प्रेशर रहा है। तो अब अगर हम देखेंगे लगभग 1600 से 1700 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी और तब मार्केट इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके गया था, तो तब तक लगभग इसका अगर हम हाईएस्ट मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3,500-4 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप तक भी मार्केट इससे लेके गया था। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्टॉक के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 31 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। और अराउंड 45 का पी रेशियो हमें इंडस्ट्री का नजर आता है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो कम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ महीने से अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं रही है। इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट इसका नेगेटिव बना हुआ है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो अराउंड 76 रुपीज़ की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है, यानी कि अराउंड 3.5 से 4 टाइम्स के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो अराउंड 136 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो ये 30% ही हमें नजर आता है। यानी कि 1 रुपये की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने 30 पैसे का डेट लिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो देखिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से रिटर्न रेशियोज पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है ये नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के 18-19% तक हमें आते हुए नजर आएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे पिछले चार फिनेंशियल ईयर्स की अगर हम अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे ये 2 साल तक इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। लेकिन जब कोविड वाला ईयर आया था तब कंपनी ने 890 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए थे और लगभग 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 57 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हो गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रेवेन्यू के नंबर्स थे कंपनी के वो हमें अराउंड 11 से 12% के ग्रो होते हुए नजर आए थे। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कोई ज़्यादा सेल्स नहीं की थी। यहाँ पे जो बेसिकली अगर आप देखोगे 10 से 11% के नॉर्मल इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिला था, तो उसकी वजह से ये नंबर हमें ग्रो होता हुआ नजर आया था। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे फोकस ये करना चाहिए कि अगर कंपनी अगर फिर से अराउंड 72 करोड़ के लगभग का पूरे साल में अगर प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, वहाँ पर अगर हम पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 25 के लगभग कंपनी का पी रेशियो हमें आता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन का एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा कंफर्ट हमें नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, 188 के बाद में 182 करोड़, फिर 195 करोड़ का रेवेन्यू, फिर उसके बाद में 218, फिर वहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू का नंबर स्लो डाउन हुआ था। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2021 में 230, फिर 244 और उसके बाद में पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कम हुआ है।
और अगर हम अर्निंग्स की बात करेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे अर्निंग्स का इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट यानी कि जो इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे जो मार्जिन का प्रेशर कंपनी के ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी धीरे धीरे अगर आप देखोगे, अभी आप देखोगे जो पाम ऑयल की अगर हम प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो रशिया के वॉर से पहले जो पाम ऑयल के प्राइसेस थे वो भी आ चुके हैं, उससे भी नीचे अभी पाम ऑयल के प्राइसेस जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं तो उनके प्राइसेस भी कम होंगे। तो ऐसा लगता है कि अभी और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे एक अच्छा रेनफॉल भी होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे फूड प्राइसेस है, जो बेसिकली इन कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल होता है, तो उनके प्राइसेस भी नॉर्मलाइज होते हुए नजर आएंगे। इनके जो बेकरी के प्रोडक्ट के अंदर जो वीट यूज किया जाता है उसकी भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी 6 से 7% से उनके प्राइसेस कम हुए हैं। तो देखिए इनके प्रोडक्ट के प्राइसेस वही रहने वाले हैं। तो वहाँ पर अगर इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर कम हो जाती है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि फिर से ये कंपनी अराउंड 20 करोड़ का पर क्वार्टर का प्रॉफिट जनरेट करने का ये कंपनी कैपेबिलिटी रखती है। अब अगर हम यहाँ पे इनके होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की कम हुई थी और उसके बाद में यहाँ पर भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया था। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से लगातार थोड़ी थोड़ी FII की होल्डिंग बढ़ी है। और अगर DIS की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार DIS ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है। और अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे लगातार हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे हमने ये देखते हैं कि जब भी स्टॉक लगातार गिर रहा होता है तो वहाँ पे पब्लिक उस स्टॉक को खरीद रही होती है और FII और DIS वहाँ पे उसे सेल कर रहे होते हैं। तो देखिए मुझे ऐसा कोई यहाँ पे इश्यूज नहीं है ये जो पब्लिक की ज़्यादा होल्डिंग है, क्योंकि देखिए 1500-1600 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे बेसिकली FII और DIS का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी वो नहीं करते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट अगर उनका यहाँ पे होता तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ के लगभग का मार्केट कैप इस कंपनी का हमें वहाँ पे नजर आता। मैं इन्वेस्टमेंट इन टाइम ऐसा बोला जाए तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर इनका होता, ज़्यादा अलोकेशन अगर इनका होता तो वहाँ पे डेफिनेटली ये 2.5 से 3 हज़ार करोड़ के लगभग ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती। अब अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वरुण बेवरेजेस ये जो कंपनी है ये 62 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। हैटसन एग्रो की अगर हम बात करेंगे, डोडला डेयरी यहाँ पे सिर्फ डेयरी के ऊपर फोकस है तो वहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 25 से 30 का पी रेशियो मिल रहा है। लेकिन हमें अगर देखा जाए तो एक अलग वे में कंपेयर करना चाहिए। इन कंपनीज से कंपेयर करना पर सही नहीं होगा, क्योंकि सबका एक अलग अलग बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसे आपको बेसिकली मिस्टर्स बैक्टर फूड्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो मेरे ख्याल से ब्रिटानिया ये जो कंपनी है इससे आपने कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो भी मेन जो कंपनी अगर हम देखेंगे बेकरी प्रोडक्ट्स हो जाए जैसे कि ब्रेड वगैरह हो, उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो बिस्किट्स होते हैं तो उसके अंदर उनका मेन फोकस है। तो उससे मेरे ख्याल से आपने कंपेयर करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा यहाँ पे एक बेसिक जो देखा जाए कंपेरिजन वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आता है। तो देखिए 288 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 50% से भी ज़्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम 52 वीक लो से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से अराउंड 10 से 11% की रिकवरी हमें देखने को मिल गई है। और उसमें से अगर हम देखेंगे तो 3% तो ये स्टॉक आज ही ऊपर था। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और आप यहाँ पे बने हुए हैं और अगर आप लॉस में हैं तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्राइसेस यहाँ पे कम हुए हैं वहाँ पे डेफिनेटली फिर से हमें जो पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ के नीचे नेट प्रॉफिट का नंबर किया था वो मुझे डेफिनेटली लगता है कि फिर से 15-16 करोड़ के लगभग आता हुआ नजर आएगा। अब आप ये बोलोगे कि अभी जो कंपनी के नंबर्स आने वाले Q1 तो ये तब होने वाला है, तो देखिए डेफिनेटली ये तब नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तीनों महीने में अगर हम देखेंगे अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो प्राइसेज है अभी पिछले लास्ट 2 हफ्ते से ये प्राइसेज कम होने स्टार्ट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जुलाई से लेके सितंबर वाला क्वार्टर रहने वाला है यहाँ पे इनके लिए एक नॉर्मल सी आती हुई नजर आएगी और वहाँ पे फिर से 15-16 करोड़ के नंबर्स हमें यहाँ पे इनके आते हुए नजर आएंगे। और जब ये नंबर हमें आते हुए नजर आएंगे तो वहाँ पे वैल्यूएशन का नंबर और वहाँ पे नीचे आ जाएगा और वहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी हमें काफ़ी अच्छी नजर आएगी।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक डाउनसाइड रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो वो मुझे यहाँ पे काफ़ी कम नज़र आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप यहाँ पे एलोकेशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ फायर वर्क के रिलेटेड आपने नहीं देखना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने वाले 1-2 साल में अगर एफएमसीजी में ज़्यादा इतना इन्फ्लेशन प्रेशर देखने को नहीं मिलता है तो वहाँ पे मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स है उसे ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मिस्टर्स बैक्टर्स फूड के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।